नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। सबसे पहले ताजा खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए बैंकॉक। 11 बजे की इस अहम चर्चा में आपका स्वागत है। चीन कभी किसी का सगा नहीं रहा, उसने सिर्फ अपना हित देखा है। गरीब और छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने वाली चीन की नीयत से दुनिया वाकिफ है। बस बांग्लादेश के नए मुखिया मोहम्मद यूनुस ये बात समझना नहीं चाह रहे थे। अपने देश को ठीक करने के बजाय वो उम्मीदों भरी नजरों से कभी अमेरिका की तरफ ताकते तो कभी चीन की तरफ। बिल्कुल, लेकिन इन सब में जो नुकसान है वो बांग्लादेश का हुआ। हालांकि पीएम मोदी ने यूनुस के इतना नफरत करने के बाद भी बांग्लादेश से दोस्ती निभाई। अब बिम्स्टेक समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड के दौरे पर है, जहां पर यूनुस भी मौजूद हैं। अब बांग्लादेश को लेकर बैंकॉक से लेकर जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। जी हाँ, और सबसे पहले ताजा अपडेट आपको देते हैं। थाईलैंड दौरे पर बैंकॉक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टॉन मुआंग हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का हुआ है स्वागत। ये देखिए, इंडियन डायस्पोरा के लोग भी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री का, और भारतीय समुदाय के लोगों से भी उन्होंने की है मुलाकात। पीएम शिनवात्रा से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। समुद्री सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। तो बिम्स्टेक में दिखेगा भारत का दम। उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से भारतीय समुदाय के लोगों से बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। ये लोग लंबे समय से एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी को निराश नहीं किया। उनके पास गए, हाथ मिलाया, बात की, मुलाकात की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 2 दिन के दौरे पर थाईलैंड अब पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहां पर बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो होना है, जो कल यानी कि 4 तारीख को होगा, इसमें शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। और इससे पहले ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने किस तरह से प्रधानमंत्री का पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। 6ठा ये बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। और जब थाईलैंड पहुंचे हैं उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने। और आपको बता दें कि इसके बाद प्रधानमंत्री श्रीलंका की यात्रा के लिए भी रवाना हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री जब बैंकॉक के लिए रवाना हुए तो इससे पहले उनकी तरफ से बाकायदा सोशल मीडिया पर जानकारी को भी शेयर किया गया कि वो आखिर बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लेने के लिए कितने उत्साहित है। और इसके बाद श्रीलंका का भी दौरा होगा। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो स्वागत हुआ। तो थाईलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन, पाकिस्तान को कैसे एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने क्या कहा, अगले 3 दिन थाईलैंड और इसके बाद श्रीलंका के दौरे पर रहूंगा, बिम्स्टेक देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा दूंगा, ये बात कही गई। इसके अलावा थाईलैंड के पीएम शिनवात्रा और राजा से भी मुलाकात करूंगा। जी हां, सहयोग के नए अवसरों पर दरअसल होगी चर्चा। इस मुलाकात के दौरान बहुआयामी मैत्री की समीक्षा करेंगे। क्यों खास है ये यात्रा, ये दौरा, ये भी आपको बताते हैं। अगले 3 दिन थाईलैंड और श्रीलंका के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सार्क के बदले बिम्स्टेक को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिम्स्टेक में भारत समेत कुल 7 देश हैं। 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया के देश हैं, साउथ एशिया से ताल्लुक रखने वाले देश। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका इसमें शामिल हैं। म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं। बिम्स्टेक में पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान नहीं हैं। चीन का विस्तारवादी एजेंडा बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में कैसे चल रहा है, ये हम सब जानते हैं। बिम्स्टेक का फोकस बंगाल की खाड़ी से जुड़े देश रहने वाले हैं। क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी बहुत अहम है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा, बिम्स्टेक सम्मेलन में उनकी शिरकत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो बिल्कुल ये जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों खास है। अगले 3 दिन के लिए थाईलैंड और इसके बाद श्रीलंका के दौरे पर रहने वाले हैं, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। और 2 दिन का दौरा, अगर थाईलैंड की बात करें तो 2 दिन का दौरा। हमारे साथ हमारे तमाम जो खास मेहमान हैं वो मौजूद है, लेकिन इससे पहले सुमित और मनीष झा भी हमारे सहयोगी यहां पर मौजूद है। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि खास तौर पर अगर हम देखें, क्योंकि खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश की तरफ से लगातार ये कोशिश की गई है, संदेश दिया गया है कि किसी तरह से बिम्स्टेक के बहाने प्रधानमंत्री और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हो जाए। क्या इंडिकेशन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है इससे? देखिए, बांग्लादेश की तरफ से आग्रह किया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बांग्लादेश के जो एडवाइजर हैं, प्रिंसिपल एडवाइजर, वो मिलना चाहते हैं और उनकी लगातार कोशिश चल रही थी। पिछले साल जब सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क गए थे यूएन के सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तब भी आग्रह किया गया था, लेकिन तब प्रधानमंत्री मोदी बहुत व्यस्त थे तो नहीं मिल पाए थे। इस बार उनका आग्रह आया है। भारत सरकार ने संकेत दिए कि अगर कोशिश होगी कि अगर समय निकल पाया तो प्रधानमंत्री मोदी मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे, खास करके तब जबकि मोहम्मद यूनुस फिलहाल अगर आप देखें तो जिस तरह से भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने में तुले हैं, कभी वो चीन के गले पड़ते हैं तो कभी पाकिस्तान के साथ गलबैयां करते दिखते हैं। ऐसी स्थिति में एक बार फिर अगर ये मुलाकात होती है तो भारत की कोशिश होगी कि बांग्लादेश को प्रधानमंत्री मोदी मिलकर ये बात कहें कि देखिए, भारत का बांग्लादेश के लोगों के साथ अब भी वही संबंध है, बस है ये कि बांग्लादेश के जो नई सरकार है वो जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ टारगेट कर रही है या जिस तरह से भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, उसको लगाम लगाने की जरूरत है। और पिछले 1 हफ्ते के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी ने 2 चिट्ठी मोहम्मद यूनुस को भेजी, पहले ईद के अवसर पर, उससे पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो उम्मीद है कि मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हो जाए। औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन काफी संभावना है कि मोहम्मद यूनुस से मुलाकात होगी। बिल्कुल, यानी मुलाकात की संभावनाएं हैं, उम्मीदें हैं। बांग्लादेश की तरफ से बीते दिनों खासी कोशिशें भी हुई हैं, देखना होगा वो रंग लाती हैं या नहीं। और इस बीच देखिए, बिम्स्टेक से चीन और पाकिस्तान को कैसे जवाब देने की जा रही है कोशिश। आगे क्या होगा? रक्षा संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे, व्यापार और निवेश आसान होगा, सड़क और समुद्री संपर्क आने वाले वक्त में बढ़ेगा। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में ड्रैगन का दखल घटेगा। ये सबसे बड़ा और अहम पॉइंटर है जिस पर मैं तवज्जो चाहूंगा अपने तमाम मेहमानों की भी। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार एम्बेसडर सचदेव हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। संजय भारद्वाज साहब, कुछ होता हुआ आप देख रहे हैं क्या? बांग्लादेश जिस तरह से चीन के नजदीक जाता हुआ नजर आ रहा है, इससे जुड़ी कई खबरों पर हमने बीते दिनों चर्चा की है, लेकिन भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की जो कोशिशें बांग्लादेश की तरफ से की गई, क्या वो रंग लाती हुई दिखती हैं? अगर दोनों नेता मिलते हैं तो बर्फ पिघल सकती है। देखिए, प्रयास तो निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर एक संदेश दिया था कि हम बांग्लादेश के साथ में अच्छे संबंध रखना चाहते हैं और जो एक डेवलपमेंटल पार्टनरशिप है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो एक लिंचपिन है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में गेटवे है। और ये बात भारत समझता है कि नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट के लिए या एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है। और हमने लगभग $10 बिलियन का बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया हुआ है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी है। भारत के 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के साथ जोड़ते हैं। एक तो ट्राई नेशन रोड कनेक्टिविटी है जिसमें इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को कनेक्ट करता है। उसमें बांग्लादेश ने भी इच्छा जताई थी जब शेख हसीना जी प्रधानमंत्री थी। अब कितना इच्छा है उनकी। दूसरा जो भारत का प्रोजेक्ट है वो मल्टी मॉडल, जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, वो म्यांमार से जोड़ता है। तो ये बात निश्चित रूप से कि भारत बांग्लादेश को चाहता है कि जो एक डेवलपमेंटल एक पार्टनरशिप था उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस अपना पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक कार्ड खेल रहे हैं चाइना के साथ, चाइना में जिस तरीके से जाके स्टेटमेंट दिए हैं वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। और मुझे लगता है कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए बांग्लादेश के बड़े फायदे को दांव पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और बांग्लादेश की जनता ये जानती है कि जो बिम्स्टेक का निर्माण हुआ है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के मुद्दे को ध्यान में रख के किया है। और पाकिस्तान जिस तरीके से इन मंसूबों को, टेररिज्म को बढ़ा के सार्क को एक दूसरा डायरेक्शन देने का प्रयास कर रहा था, उसको डाइल्यूट करके भारत और बांग्लादेश और इन देशों ने, इनिशियली बांग्लादेश और भारत और म्यांमार और थाईलैंड ही कंट्री थे, बाद में नेपाल और
भूटान जुड़े हैं। तो आप ये बात मान के चलिए कि एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी बिम्स्टेक के माध्यम से भारत को और बांग्लादेश को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्ट होने की। बिल्कुल। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस को ये कट्टरता का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान का रास्ता छोड़ना पड़ेगा और चाइना को जिस तरीके से बैलेंस। बिल्कुल संजय भारद्वाज सर, जो बीते साल 2024 में अगस्त में हुआ और जिस तरह से वहां से सत्ता से हटाया गया शेख हसीना को, इसके बाद से हालात बहुत बदले। आप देखना है कि क्या होने वाला है। आप देखिए एक और बड़ी खबर, बैंकॉक में मिल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस। खबर क्या है, यूनुस के उच्च प्रतिनिधि ने संभावना इस पर जाहिर की है, पहली बार आमने सामने की मुलाकात होगी। है बांग्लादेश ने किया है मुलाकात का अनुरोध। हालांकि भारत की तरफ से अभी कोई भी क्लैरिटी इस पर नहीं दी गई, कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो आप देखें थाईलैंड में ये बड़ी मुलाकात क्या हो सकती है, बड़ा सवाल, क्या मिल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस। खबर क्या है, बैंकॉक में मोदी यूनुस की मुलाकात संभव है। बांग्लादेश ने मीटिंग के लिए बकायदा भारत से अनुरोध किया है। आमने सामने पहली बार ऐसा होगा जब मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। हालिया तनाव को कम करने में अगर ये मुलाकात होती है तो मदद मिलेगी। विवादित बयान देने के बाद बैकफुट पर है मोहम्मद यूनुस, जो उन्होंने चीन यात्रा के दौरान कहा था भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको लेकर। इसके अलावा यूनुस ने किया था भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का जिक्र, और इसी का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कैसे इसकी भारत में आलोचना भी हुई थी। बिल्कुल, और उसी स्टेटमेंट ने निश्चित तौर पर जो दूरियां हैं वो और बढ़ाने का काम किया था। लेकिन भारत ये चाहता नहीं है, भारत बांग्लादेश का भला ही चाहता है। जितनी जल्दी बांग्लादेश इसे समझ लेगा बेहतर होगा। मोदी यूनुस मिलेंगे तो क्या संदेश जाएगा? मजबूत होंगे भारत बांग्लादेश के रिश्ते। ढाका में दखल के चीनी मंसूबे ध्वस्त होंगे। ढाका को मोहरा ना समझे पाकिस्तान। ये एक बड़ा मैसेज भी कहीं ना कहीं इस मुलाकात में अगर ये होती है तो छिपा हुआ है। भारत से सहयोग ढाका के लिए जरूरी है। अश्विनी श्रीवास्तव साहब, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि ढाका में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को हवा देने की कोशिश की जा रही है मोहम्मद यूनुस की तरफ से। ऐसे में उनको क्या भरोसेमंद माना जा सकता है? क्या वो खुद ये चाहेंगे कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर हों? अभी तो कहीं पाकिस्तान दिखता है, कहीं चीन दिखता है, ज्यादा नजदीक बांग्लादेश के। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, इसमें कोई शक नहीं कि अभी जो बांग्लादेश है वो ऐसे जा रहा है जैसे पाकिस्तान जा रहा है। इसमें सच्चाई है, रेडिकलाइजेशन बहुत बड़ा है। कुछ एक समय में जब से शेख हसीना वहाँ से गई है, आज की तारीख में जमाते इस्लामी मुजाहिदीन बांग्लादेश वो रूल द रूस्ट कर रहे हैं। हिंदू और बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा वायलेंस इस्तेमाल हुआ था। और कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ISI वहाँ पर गढ़ बना रही है। और ISI गढ़ बनाने से दो भारत को बड़े नुकसान हो सकते हैं। एक तो कहीं ना कहीं जो ये रोहिंग्याज हैं जो 12 लाख के करीब बैठे हुए हैं कोक्स बाज़ार में, उनका पैसा भी रुक गया US एड से, और ISI उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रही है और वो भारत में पुश करने की अब बहुत ज़्यादा कोशिश होगी आने वाले समय में। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर पीस आई थी लास्ट 15 साल में तो उसका श्रेय जाता है शेख हसीना के पास भी, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट ने जितने भी इनके कैंप थे नॉर्थ ईस्ट के जो एक्सट्रीमिस्ट थे, चाहे वो NDFP था, चाहे उल्फा, NSCN-IM, SCN कपलांग, PLA, वो चिटागोंग हिल से उखाड़ के फेंक दिए थे। और उसी के कारण आप देखें कि आज हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी शांति है। अब ये दोबारा स्टार्ट हो सकता है। अब सच्चाई ये है क्या जो बांग्लादेश ये कर सकता है, क्या बांग्लादेश के अंदर इतनी क्षमता और काबिलियत है? देखो, बांग्लादेश को समझना चाहिए, बांग्लादेश को इंडिया लॉक कंट्री माना जाता है, क्योंकि उसमें 95% जो बॉर्डर है वो भारत से मिलता है। और यही नहीं कि आज की तारीख में उसका सबसे बड़ा श्रेय क्या था, उसका एक्सपोर्ट था टेक्सटाइल। वो रॉ मटेरियल कहाँ से जाता है? भारत से। खाना यहाँ से जाता, पानी यहाँ से जाता, बिजली यहाँ से जाता, टेक्सटाइल रॉ मटेरियल भारत से जाता है। अगर बांग्लादेश के रिलेशनशिप भारत से अच्छे नहीं हुई है
तो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो ठप हो जाएगी। और ये अब मोहम्मद यूनुस को लगने लगा है, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये जो स्टेटमेंट पास की है इसने चीन में जाके कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो डिपेंडेंट हैं, वो लैंडलॉक हैं और हम ही एक गार्जियन हैं ओशन के। मुझे लगता है कि ये मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे थे वो चीन को कि आप इन्वेस्ट करें बांग्लादेश में और आप नॉर्थ ईस्ट में भी एक प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर याद रखना चाहिए यूनुस को कि अगर मोंगला का जो पोर्ट या जो चिटागोंग का पोर्ट दिया गया है नॉर्थ ईस्ट में, ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत और बांग्लादेश में। अगर उसके ऊपर बातचीत करेंगे तो हमने भी कोलकाता जो पोर्ट है वो दे रखा है बांग्लादेश को काफी हद तक। बिल्कुल सही बात है अश्विनी श्रीवास्तव साहब, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स का आपने जिक्र किया है यूनुस के लिए। लेकिन भारत क्यों जरूरी है, मोदी क्यों जरूरी है, ये जरा आप समझिए। भारी उथल पुथल से आज की तारीख में गुजर रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेशी सेना और मोहम्मद यूनुस के बीच मतभेद सीधे तौर पर नजर आते हैं। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ ढाका में प्रदर्शन हो रहे हैं। यूनुस की कुर्सी पर बड़ा संकट मंडरा रहा है और ऐसे में भारत से संबंध बहाली चाहता है बांग्लादेश। इसीलिए कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह से यूनुस की मुलाकात हो जाए प्रधानमंत्री मोदी से। बिल्कुल, और यहां पर देखिए व्यापारिक साझेदारी भी मजबूत करना चाहता है ढाका और इसी मंशा से ये कोशिश है किसी तरह से आमने सामने की मुलाकात और बातचीत हो जाए। लेकिन महेश सचदेवा सर, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिक्र वही करूंगा जो 4 दिन का दौरा था चीन का, और वहां पर जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य उनको लेकर बयान दिया गया और एक तरह से चाइना को खुला निमंत्रण दे दिया गया कि आप आइए और यहां पर बिजनेस एक्सपेंशन करिए। ये जो कोशिश हो रही है बांग्लादेश की भारत के करीब आने की, इस पर कितना विश्वास किया जा सकता है? मेरे ख्याल से अभी बांग्लादेश के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री कह लीजिए या मुख्य सलाहकार कह लीजिए, वो अभी भी अपने पैर मजबूत नहीं कर पाए हैं। वो राजनीतिज्ञ नहीं हैं, उनका एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर ज़्यादा दखल है समाज सेवा में वगैरह वगैरह। तो मैं उनको इतनी समझ नहीं मानी जाती। और ये इस तरह का जो बयान दिया गया है, जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, वो मेरे ख्याल से अप्रासंगिक था। और अगर वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं तो उससे गुरेज करना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारत के अपने हित में है कि जो पाकिस्तान के साथ उनके जो फराक थे, जो कि डिफरेंसेस थे, उसकी वजह से सार्क का भट्टा बैठा। तो इसी तरह से अगर बांग्लादेश के साथ इसी तरह के दुर्भाव या अंतर रहते हैं तो हो सकता है बिम्स्टेक भी आगे ना बढ़ पाए। तो इसलिए भारत के लिए ये ज़रूरी है कि इसको पहले निरस्त किया जाए। दूसरी तरफ मेरे ख्याल से ये भी ज़रूरी है कि इनको यूनुस साहब को एक सीधा संदेश दिया जाए, कहा जाए कि जो कर रहे हैं उससे उनका या उनके देश का भला नहीं होने वाला है और भारत की ज़रूरत है। और लेकिन बांग्लादेश की उससे ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पे तब कि बांग्लादेश ज़ीरो ड्यूटी के दुरेज पर अब 36% ड्यूटी ट्रम्प साहब ने लगा दी। बिल्कुल, लेकिन एक बयान का जिक्र बार बार हो रहा है, करुणा ने भी उसका जिक्र किया, सिवास साहब भी उसका जिक्र कर रहे थे। मुझे लगता है हम दर्शकों को एक बार सुना देते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने किस तरह चीन को निवेश का प्रस्ताव दिया था और इस दौरान उन्होंने एक बेतुका बयान दे डाला, भारत के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों का जिक्र किया, जिससे विवाद और ज्यादा बढ़ गया। सुनिए वो बयान। तो क्या बांग्लादेश रेक्टेंगल डिप्लोमेसी अपना रहा है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, चीन की अगर बात करें तो 26 मार्च को दौरा किया गया, संदेश क्या दिया गया? नए दोस्त बनाएंगे। और इसके अलावा जो बयान आपने सुना, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का जिक्र किया गया, 7 सिस्टर्स का जिक्र किया गया, बंगाल की खाड़ी में निवेश का प्रस्ताव यह बोलते हुए दिया गया कि वी आर द ओनली गार्जियंस। अब पाकिस्तान की बात करें तो वीजा प्रतिबंधों में अब ढील दे दी गई है। बांग्लादेश की तरफ से सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। 22 अप्रैल की बात करें तो पाक विदेश मंत्री की ढाका यात्रा है। सितंबर 2024 में पीएम शहबाज से भी मुलाकात हुई है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का अनुरोध किया है। थाईलैंड में मुलाकात चाहता है बांग्लादेश। ढाका के लिए नजरअंदाज करना इसे संभव नहीं है, ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आता है। सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित,
क्या लगता है, मुलाकात होगी, बात होगी, जो बर्फ जमी हुई नजर आ रही है वो पिघलेगी क्या? क्योंकि संबंध खराब भी तो बांग्लादेश नहीं किए हैं। मोहम्मद यूनुस के आने के बाद ही बांग्लादेश में जिस तरह के हालात पैदा हुए, जिस तरह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को हवा दी गई, कहीं ना कहीं रीजंस तो बिल्कुल क्लियर हैं। तो अगर रिश्तों में नरमी लानी है, प्रगाढ़ता लानी है, तो कदम भी तो बांग्लादेश को भी आगे बढ़ाने पड़ेंगे। देखिए, अब तो जो भी करना है वो बांग्लादेश को ही करना है, और जो बिगाड़ा भी है वो बांग्लादेश ने बिगाड़ा। समीर, अगर आप देखें कि लगातार अब ये मोहम्मद यूनुस के ऊपर ये आरोप लगने लगे हैं बांग्लादेश में कि वो पाकिस्तान और चीन सेंट्रिक लगातार हो रहे हैं, उनके बयान, उनके कामकाज करने के तरीके। और ये इसलिए भी क्योंकि अभी बांग्लादेश जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, खासतौर पे 10% से ज़्यादा आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पर जो महंगाई दर है वो इस साल बढ़ने के अनुमान है। उनकी जीडीपी में 1.8% की गिरावट आने के अनुमान है। और ये कहा जा रहा है कि अगर चीन की हालत इस समय ऐसी है, क्योंकि टैरिफ वॉर के बाद चीन को भी इसका सामना करना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर आप एक ऐसे देश के पास जा रहे हैं ना तो जिसका भरोसा है, ना ही वो जो खुद आपसे कह सकते हैं कि सस्टेन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप इकोनॉमिक स्लो डाउन के चलते लगातार किसी देश को अपनी इकोनॉमी, अपना देश की सरजमी कैसे दे सकते हैं, ये लगातार उनको झेलना पड़ा। और यही वजह है कि वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि मोहम्मद यूनुस ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब शायद गाड़ी आगे निकल चुकी है, उनके हाथ में वो चीजें नहीं बची हैं जो वो ठीक करना चाह रहे हैं। जी, और देखिए संजय भारद्वाज सर, एक बात समझना चाहूंगा। अभी हमने जिक्र किया रेक्टेंगल डिप्लोमेसी का। बांग्लादेश जिस तरह से पाकिस्तान को एक तरह से तमाम जो रियायत दे रहा है, या फिर पाकिस्तान का जो दखल बांग्लादेश के अंदर हो गया है, चीन को आमंत्रण दिया जा रहा है, क्या एक बैलेंस के तौर पर अब देखना पड़े बांग्लादेश को कि वो भारत को क्या तवज्जो देता है? क्योंकि जो भारत के इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के साथ कैसे हैं, चीन के साथ कैसे, कॉन्फ्लिक्ट कैसे है, वो समझते हुए बांग्लादेश को कोई भी कदम आगे बढ़ाना होगा। क्या आपको लग रहा है? देखिए करुणा, इसके दो पहलू हैं साफ साफ। पहली बात कि मोहम्मद यूनुस की स्थिति क्या है। मोहम्मद यूनुस के पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसकी सरकार है, और उसको बाइडेन सरकार का एक तरीके से आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन जब से ट्रंप आए हैं उनकी कुर्सी हिलती हुई नज़र आ रही है, वो समर्थन नहीं है। अब वो क्या कर रहा है, प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइनीज़ फोर्सेस का सहारा लेके अपने आप को सत्ता में बरकरार रखना चाहता है। और वो चाइना और पाकिस्तान के माध्यम से भारत और अमेरिका को बांग्लादेश में बैलेंस करना चाहता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि मोहम्मद यूनुस को कौन सपोर्ट कर रहा है? कुछ ही लोग हैं जो कट्टरपंथी है, जमात के लोग हैं जो प्रो पाकिस्तानी हैं, वही लोग समर्थन कर रहे हैं। पूरा बांग्लादेश इसका समर्थन नहीं कर रहा है। तो ये बात समझते हुए, लेकिन मैं इसका एक बैकग्राउंड बताता हूँ। और उससे पहले हमें थाईलैंड दौरे को लेकर एक्स पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर दिया है। पीएम ने क्या लिखा है वो बताते हैं। भारतीय सहयोग को बढ़ावा देने के कार्यक्रम में मैं हिस्सा लूंगा। पीएम ने लिखा, आज पीएम शिनवात्रा से मिलूंगा, कल बिम्स्टेक समिट में शामिल होंगे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट हमने आपको दिखाया, जिसमें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का उन्होंने जिक्र किया है। कल वो शिरकत करेंगे इस सम्मेलन में, इसका उन्होंने जिक्र किया है। और पीएम शिनवात्रा से उनकी मुलाकात होगी। उस मुलाकात में क्या होगा, इस पर भी सबकी नजरें हैं। चीन की विस्तारवादी नीति वर्सेस भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जी हां, चीन को रोकने के लिए भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जिक्र जरूरी है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की रणनीतिक आर्थिक नीति है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में थाईलैंड सबसे खास है, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। भारत थाईलैंड संबंध 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। आसियान पूर्वी एशियाई देश से गहरे संबंध बना रहा है भारत। व्यापार, निवेश, सुरक्षा, सांस्कृतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और यह साझेदारी आने वाले वक्त में कितनी और मजबूत होती हुई नजर आती है, सचदेव सर, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता पाएं। मुझे ये लगता है कि इस बारे में काफ़ी कुछ किया गया है, और जिसमें कि सबसे अंतिम जो है वो जिस तरह से भारत पहला देश था जिसने म्यांमार की और थाईलैंड की मदद की है भूस्खलन के बाद, तो ये अपने में दिखाता है। दूसरी तरफ जिस तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध जो कि ज्ञातव्य हैं, चाहे रामायण हो चाहे बुद्धिज़्म हो, उसके आधार पर जैसे मैत्री दोनों देशों के बीच में रही है, वो और आगे बढ़ेगी उनकी यात्रा से। क्योंकि प्रधानमंत्री की यात्रा का
एक सांस्कृतिक पहलू काफ़ी ज़ोरदार दमदार होता है और वो उसकी तरफ काफ़ी ध्यान देते हैं, चाहे वो पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी हो, चाहे वो इंडियन डायस्पोरा के साथ की डिप्लोमेसी हो। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि पुनरावृत्ति होगी उन संबंधों की जो कि सांस्कृतिक बिल्कुल 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 सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही।